हेलो बच्चों, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती है बच्चों। क्लास 12th के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप देख पा रहे हैं। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा बेसिक और पूरा कॉन्सेप्ट बड़े ही अच्छे से करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ निखिल गर्ग के साथ। आपके हर एक कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन बड़े मजे से करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहले तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आपका टॉपिक है वो रिलेटेड है किसी ना किसी एरिया से, किसी ना किसी सरफेस से। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिलेटेड टू ना एरिया और ए सरफेस। क्या करने जा रहे हैं हम इस टॉपिक में? इस टॉपिक में बेटा हम किसी ऑब्जेक्ट को वी आर गोइंग टू प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और हमसे यह पूछा जा रहा है कि सर आपने जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है, उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो इन सब बातों का जिक्र जो है आज हम करेंगे, इन सब पर डिस्कशन आज होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, फिर धीरे धीरे मजा आएगा। इसको मैं आपको फील कराऊंगा कि हां इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब कुछ ऐसा होता है। तो नाउ स्टूडेंट्स यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल यू कैन सी क्लियरली ऑन योर बोर्ड phi E. E for here electric, phi for flux, electric flux. Now electric flux मेरे प्यारे बच्चों डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली। इस चीज को ध्यान में देना, जो मैंने यहां वर्ड बोला है ना बच्चों, क्या नॉर्मली। ठीक है, इसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब निकल के आने वाला है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। और अभी सर ने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो टॉपिक है ना वो रिलेटेड है किसी ना किसी एरिया से। और बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट अबाउट एरिया वेक्टर। हमें एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ पांडे जी, एरिया वेक्टर के बारे में, क्योंकि एरिया वेक्टर जब पता चलेगा कि सर ऐसे निकलता है, आउटवर्ड लेंगे इनवर्ड लेंगे, तो उससे हमारे आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिगार्डिंग वो आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो पासिंग थ्रू न एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स और रिलेटेड टू दैट एरिया। अब आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने एक सरफेस बनाई है, एक ओपन सरफेस है, एक 2D ओपन सरफेस है। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 2 3 ये चीरती हुई, पेनिट्रेट करती हुई इसके अंदर से निकल रही हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें ऐसा हो रहा है कि सर इस ऑब्जेक्ट को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और ये पूछा जा रहा है कि कितना फ्लक्स निकल रहा है। थोड़ी देर बाद में हम आएंगे कि फ्लक्स जो है वो किन किन टर्म्स पे डिपेंड करता है, ऑन विच टर्म्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड। तो बने रहिए, एक एक चीज का जो है हम सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन पहले आप इतना समझिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को हम डिफाइंड कैसे करते हैं। ओके, तो ये हमारी एक सरफेस थी जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इसमें से चीरती हुई ही जा रही है। आइए समझ में। लेकिन हमें अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमें एरिया वेक्टर को समझना पड़ेगा बच्चों। अब एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर को समझने के लिए सपोज वी टेक ए प्लेन, हमने एक प्लेन ले लिया, हमने एक एरिया ले लिया। ये इस एरिया का प्लेन है और किसी भी प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर जो नॉर्मली होगा उसके प्लेन के, वो उसका एरिया वेक्टर होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये इस प्लेन का एरिया वेक्टर है। अभी मैंने ऐसे रखी तो आपको एरिया वेक्टर बाहर भी नजर आ सकता है और अंदर भी जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऐसे रखी है तो सपोज कीजिए, मुझे बताइए कि बेटा एरिया वेक्टर कहां होगा। एरिया वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, एरिया वेक्टर ऐसे भी हो सकता है। इसको मैं किसी भी पोजीशन पर टिल्ट करता रहूं, घुमाता रहूं, एरिया वेक्टर इसके प्लेन कंटेनिंग के साथ हमेशा नॉर्मल रहेगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर जब इसको रखेंगे तो ये हमें फ्लक्स देगा। इतनी बात हमने कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कि सर जो एरिया वेक्टर है वो कैसे मदद करता है फ्लक्स निकालने में, और किन किन बातों पर फ्लक्स डिपेंड करता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। तब तक के लिए बेटा जी इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए, समझिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर का क्या मतलब होता है। अभी हमने एरिया वेक्टर समझा। एरिया वेक्टर इज ए परपेंडिकुलर वेक्टर टू एनी सरफेस। किसी भी एरिया के किसी भी सरफेस के प्लेन के जो परपेंडिकुलर निकलता हुआ जो वेक्टर होगा दैट इज टर्म्ड एज एरिया वेक्टर। आप क्लियरली यहां देख सकते हैं, मैंने यहां दो फिगर्स बनाई हैं। इस फिगर को मैंने ऐसे रखा है और ये इसका प्लेन है, शेडेड पोर्शन जो मैं बना रहा हूं, और ये इसका एरिया वेक्टर है। अब ये प्लेन सर ऐसे रखी है, इसका शेडेड पोर्शन है ये इस प्लेन का, और ये इसका एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो आई थिंक आपको एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा कि सर एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम किसी एरिया को, किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से निकल रही हैं, और पूछा जा रहा है बताओ फ्लक्स कितना निकलेगा और किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, उस एरिया की कुछ बातों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर, और अभी सर ने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल बेटा फाई, और आप देख सकते हो इस फर्स्ट फिगर के अंदर मैंने एक एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब मुझे देख के ये बताओ कि सर इस गिवन एरिया में से हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज पासिंग नॉर्मली। कितनी ऐसी लाइन है जो इस प्लेन के नॉर्मली अंदर से चीरती हुई निकल रही हैं? सर 1 2 3। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस किसी गिवन एरिया के अंदर से नॉर्मली निकलेंगी दैट विल गिव यू मोर फ्लक्स, उतना ही ज्यादा आपको फ्लक्स मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा बच्चा, मुझे बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग देन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स लार्जर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। मोर नंबर ऑफ लाइंस विल पास थ्रू दिस एरिया, इस एरिया से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे। अभी आपको 3 दिख रही हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चांस मैं स्ट्रॉन्ग कर दूं, अगर हम इसमें से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस निकाल देंगे तो इसमें से फ्लक्स भी ज्यादा निकलेगा। तो हमें एक फैक्टर मिल गया कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग बेटा देन फ्लक्स इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन फ्लक्स पासिंग इज ऑल्सो लेस। तो पहला फैक्टर मिल गया कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ नंबर ऑफ पासिंग लाइंस नॉर्मली। इस चीज को ध्यान में रखना कि जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो लाइंस होनी चाहिए वो उस एरिया के, उस प्लेन के नॉर्मल होनी चाहिए, या उस प्लेन के एरिया वेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए। हम आगे आएंगे इस बात के ऊपर जब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर का पर्पस है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फुल बेसिक स्ट्रॉन्ग करना। ओके, सेकंड फैक्टर देखते हैं। इन द सेकंड फिगर मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 एरिया रखे हैं, 2 प्लेन मैंने यहां प्लेस किए। वी हैव प्लेस्ड 2 प्लेन्स इनटू ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक चीज बदल रही है, इसमें एरिया बदल रहा है। पहले वाले एरिया में आप देख पा रहे होंगे, क्लियर देख पा रहे हैं सर, बिल्कुल देख पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं, 3 ही लाइनें निकल रही हैं। इसका लेस एरिया है, और आगे आने वाले एरिया में से, इस आगे वाले एरिया में से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस निकल रही हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें से ज्यादा लाइंस कब निकली? ये ऊपर जाने वाली लाइनें, जो ये जो साइड में जा रही थी ये लाइनें, ये तो इसके ऊपर से निकल गई, इसमें से अंदर से नहीं गई। और जो लाइन किसी सरफेस के अंदर से किसी प्लेन में से नहीं जाती ना,
वो फ्लक्स नहीं देती। तो इसमें से 3 ही गई है, तो ये 3 के बराबर का ही फ्लक्स दिया, क्योंकि इसका सर एरिया लेस है। इस एरिया को बढ़ा दूंगा तो ऊपर वाली लाइनें भी इसमें समा गई। तो सेकंड फैक्टर ये देखा गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आई बात समझ में? अगर एरिया ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकता है, एरिया कम है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, उतना ही फ्लक्स मिलेगा उसके बराबर का। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। लेकिन बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उस एरिया के नॉर्मली भी निकले। एक तीसरा फैक्टर भी आने वाला है जिसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है। हां, तो बताइए ना सर कि वो तीसरा फैक्टर कौन सा है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस प्लेन के साथ टेढ़ी निकल जाए एंगल बना के उसके एरिया वेक्टर के साथ, फ्लक्स तो तब भी मिलेगा ना। फ्लक्स दोनों ही केस में मिलेगा, चाहे लाइंस नॉर्मली निकले चाहे ऐसे टेढ़ी होके निकले, लेकिन हम उसका एक कंपोनेंट लेंगे जो उस प्लेन के नॉर्मली आएगा, एरिया वेक्टर के पैरेलल आएगा। ये दोनों कंपोनेंट आई होप आपको समझ में आ गए हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर देखते हैं कि वो तीसरा कंपोनेंट क्या है जिस पर फ्लक्स डिपेंड करता है। इसलिए इतने में इसको उतारिए, तीसरा फैक्टर हम अभी देखते हैं। तो बेटा तीसरा फैक्टर जो है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो है थीटा। ठीक है, अभी आपको ये चीज समझ में आ गई कि एरिया वेक्टर किसको लेके चलेंगे। एरिया वेक्टर सर जो भी प्लेन आप बनाओगे मैं उसके परपेंडिकुलर वेक्टर बना लूंगा, वो एरिया वेक्टर निकल के आ जाएगा। ओके, अब ये देख रहे हो कि मैंने इस प्लेन को ऐसे रखा है, मैंने बेटा इस प्लेन को ऐसे रखा है, और ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है ये इसका परपेंडिकुलर वेक्टर इस प्लेन की, ये इसका एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो इसके प्लेन को पैरेलल, इसके प्लेन के बिल्कुल पैरेलल जा रही है, टच करती हुई जा रही है, इसके अंदर से नहीं जा रही है। लेकिन लाइनें तो फ्लक्स हमें वो देती हैं जो इसके अंदर से जाए। तो सर ये तो वैसे ही दिख रहा है कि फ्लक्स 0 दे रहा है, लेकिन इसको हम बाय इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं कि बेटा आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। तो यहां पर जो थीटा है, यहां पर थीटा बेटा 90 डिग्री है। थीटा किसके बीच में चेक करते हैं? फ्लक्स के अंदर टॉपिक के अंदर बात करते हुए, थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हम जो एंगल लेंगे वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में लेंगे, और वो 90 है, और 90 से फ्लक्स 0 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो सर लाइन जा रही हैं वो इस प्लेन के पैरेलल जा रही हैं, इसके साथ ग्रेज करती जा रही है, टच करती हुई जा रही है, चीरती हुई नहीं जा रही। लेकिन हमें तो लाइन चीरती हुई चाहिए ना। सेकंड में देखिए, सेकंड में लाइन जो है बेटा वो आपको पेनिट्रेट करती हुई जा रही है, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एरो देखो एक ही डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर को फॉलो कर रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों के बीच में थीटा 0 है, फ्लक्स मैक्सिमम पास करेगा, यही कंडीशन थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 बातों पर डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो फ्लक्स कम, एरिया कम फ्लक्स कम, एरिया ज्यादा फ्लक्स ज्यादा, और एंगल। तो हम कहेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए और कोस थीटा। ये कोस थीटा का कंपोनेंट क्यों लिया? ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कोस थीटा का कंपोनेंट क्यों लिया। फिर भी नहीं आया तो फिर हम एक एग्जांपल से और समझेंगे कि क्यों यहां कोस थीटा का कंपोनेंट आता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते हैं तो इसकी जगह कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू को हमने यहां 1 लिया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बना ई ए कोस थीटा। सर ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला बनके आ गया है। और ई ए कोस थीटा सर कुछ हमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर जैसा लग रहा है, ए बी कोस थीटा कुछ जैसा बन रहा है। और सर ये तो हमने किसी क्लास में पढ़ा है, किसी जमाने में पढ़ा है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए,
तो बेटा जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला बन गया ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल सकते हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक रेगुलर सरफेस से, किसी एक प्लेन सरफेस से, ये जैसे प्लेन सरफेस दिख रही हैं, अगर उस प्लेन सरफेस में से ए का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ए एरिया में से निकल रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा सकते हो ए कोस थीटा या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और ये जो थीटा है, ये थीटा किसके बीच में है याद रखना, दिस थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चेक करना है। और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एसआई यूनिट की। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन पर कूलम इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और एरिया है सर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है वो ऐसा यूनिट बन गई बेटा किसकी, फ्लक्स की। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, न्यूटन मास का क्या है, फोर्स का क्या होगी, फोर्स की यूनिट हमारी न्यूटन है, मास इंटू एक्सेलरेशन mlt माइनस 2, एरिया l स्क्वायर, क्यू क्या है at, तो हमारे पास बन गया m1 l3 t माइनस 3 a माइनस 1। तो आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये जो टॉपिक है इसका आज कुछ बेसिक हमने किया, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में और खुल के जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन ये जो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आज कुछ पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम ये भी जानेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स निकाल रहे हैं या आपको वो निकालने के लिए बोले तो किसी एक रेगुलर सरफेस में से निकालने के लिए बोले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको किसी एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया या एक इरेगुलर शेप के एरिया में से भी निकालने के लिए बोल सकता है। तो सर उसमें कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और आ रही है दिमाग में, ठीक है, ताकि वो भी हम अच्छे से समझ लें, अपने दिमाग में फिट कर लें। क्या है वो बात, समझिए बेटा। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारे पास कुछ एक टिल्टेड, मैंने एक एरिया ले लिया है, मैंने ऐसे रख दिया एरिया को, ओके ऐसे रख दिया। दोबारा हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक टिल्टेड एरिया है बच्चे, और ये जो है ऐसे रखी है, इस एरिया को ऐसे रखा है, और इसका एरिया वेक्टर ये है, इसका एरिया वेक्टर ये है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ऐसे निकल रही हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारी वो ऐसे जा रही है, ठीक है, इसमें से ऐसे निकल रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। लेकिन फ्लक्स की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हो, स्टार्टिंग में मैंने जो लिखवाई थी वो ये लिखवाई थी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा पासिंग नॉर्मली टू दैट एरिया। हमें वो लाइंस लेनी है जो नॉर्मली पास हो, पासिंग नॉर्मली, या ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया के पैरेलल आए, एरिया वेक्टर के पैरेलल आए। ये चीज आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल पर जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो आएगा वो ये आएगा, ई कोस थीटा।
और ई कोस थीटा कंपोनेंट एरिया वेक्टर के पैरेलल है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये हमें फ्लक्स देगा। और बेटा ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट है, ये ई साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो इस प्लेन के पैरेलल निकल रहा है और एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल पर है, जो जीरो फ्लक्स देगा आपको पैरेलल। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट फ्लक्स देता है जो एरिया वेक्टर के पीछे पीछे आ रहा हो, बस इतना सा समझ लीजिए, ठीक है। तो इसलिए हमने, ये प्लेन था इसका, ये प्लेन था, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर निकल रहा है कौन सा कंपोनेंट, ई कोस थीटा कंपोनेंट। तो इसलिए हमने फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा, ई कोस थीटा और इनटू एरिया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया ई ए कोस थीटा। ओके, तो इतना इसको उतारिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन टू मी, ठीक है। अच्छे से आपका उसका डाउट मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए तैयार कीजिए इस लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ नई बातों के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय।